नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत। सुप्रभात आप सभी को, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 1 घंटे का पावर पैक शो, हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत की और प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी अहम खबरें प्रकाशित हैं। रोचक अंदाज में कौन कौन सी खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। आत्मनिर्भर होते भारत की झलक आपको दिखाएंगे। आर्थिक विकास की रफ्तार से भी आपको रूबरू कराएंगे और इसके साथ साथ खेल जगत में क्या है हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आप कैसे रह सकते हैं अपडेट, वो भी आपको हम इस अगले 1 घंटे में बताने वाले हैं। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुबह की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत जॉर्डन के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। पीएम ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। आज जॉर्डन भारत व्यापारिक मंच में हिस्सा लेंगे पीएम। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है पाकिस्तान। लोकसभा में आज रोजगार और बीमा से जुड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार। राज्यसभा में होगी चुनाव सुधार पर चर्चा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आज जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। राजनीतिक दलों को दी जाएगी हार्ड कॉपी। निर्धारित समय में कर सकेंगे दावे और आपत्ति। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने का दिन। आज विजय दिवस पर देश कर रहा है वीरों को नमन। खेल की खबरों में आज अबू धाबी में होगा आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन। लगभग 350 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला। 77 स्लॉट भरने की कोशिश करेंगी 10 टीम। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। ये वार्ता राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने की तैयारियों के मद्देनजर घनिष्ठ साझेदारी का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के विरुद्ध जॉर्डन के दृढ़ दृष्टिकोण की सराहना की है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के पहले दिन मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। राजधानी अम्मान में हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आपसी सहयोग के सभी आयामों को और सशक्त बनाने की बात कही गई। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। पीएम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भी भारत जॉर्डन एकजुट हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स,
डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया। This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples. And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people. इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर पीएम का स्वागत बेहद भव्य ढंग से हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री, शीर्ष मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत पूरी गर्मजोशी से किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इन पलों को और भी यादगार बना दिया। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा का दूसरा दिन है और आज जॉर्डन भारत व्यापारिक मंच में भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन भी होंगे। इस दौरान दोनों इस व्यापार सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और दोनों के बीच 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। अगर आपको बताएं इस मजबूत आर्थिक साझेदारी की, तो भारत क्योंकि जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ऐसे में आपको बताते हैं कि किस किस क्षेत्रों में व्यापार हो रहा है दोनों देशों के बीच। उसमें उर्वरक है, विशेष रूप से फॉस्फेट और पोटाश एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी इसमें शामिल है। तो उर्वरक से निवेश जो है वो बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच और भारत जॉर्डन के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं उसकी नींव लगातार मजबूत हो रही है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो ऐसे में रिश्तों की एक नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है, जिसमें व्यापारिक जो प्रतिनिधिमंडल है उसको आज प्रधानमंत्री आज उसमें भाग लेने वाले हैं। और अगर दोनों देशों के बीच जिन क्षेत्रों में व्यापार हो रहा है उसमें विद्युत मशीनरी, अनाज, ऑटोमेटिव पार्ट्स निर्यात करता है भारत जॉर्डन को। और इसके साथ साथ जॉर्डन के लिए रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद का आपूर्तिकर्ता भी है भारत। इफ्को जेपीएमसी का संयुक्त उपक्रम JIFCO जेफको है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत जॉर्डन सहयोग की ये बड़ी मिसाल है। तो मजबूत आर्थिक साझेदारी है भारत और जॉर्डन के बीच, जहां जिफ्को में 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाता है। भारत के लिए फॉस्फोरिक एसिड का प्रमुख स्रोत है जॉर्डन। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि उर्वरकों के क्षेत्र में किस तरह से भारत और जॉर्डन के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है। और इस समय हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो अम्मान से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन में और आज जो व्यापार है और निवेश है उसको लेकर होने वाली है बातचीत। ऐसे में भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। करीब करीब 3 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हो रहा है, जिसको आगे लक्ष्य रखा गया है कि 5 अरब डॉलर किया जाना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा और जो आज भागीदारी रहने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? भावना, सबसे पहले आपको और संध्या को सुप्रभात अम्मान से। कितनी सक्सेसफुल रहेगी? कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों को बयान करती है और ये मेरे हाथ में है जॉर्डन टाइम्स। इसमें प्राइम मिनिस्टर की और किंग जॉर्डन के साथ जो मुलाकात हुई है वो फ्रंट पेज पे इसको दिखाया गया है। तो ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल हुई है ये अखबार बयान करता है। बाकी के अखबार अरबी में है, मैं आपने आपको अंग्रेज़ी का अखबार दिखाया। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कल की विज़िट की, तो मैंने आपको ये बता दूं पहले कि जो MOUs के जो फाइनलाइजेशन होने का एग्रीमेंट हुआ है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी है,
टेररिज्म के ऊपर दोनों कंट्रीज दे आर ऑन द सेम पेज। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और डिजिटल इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जॉर्डन का अपना इंटरफेस है, हमारा यूपीआई है, और इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एक ट्वाइनिंग अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर पेट्रा और हमारी जो एलोरा की गुफाएं उनके बीच में, कि दोनों देशों के लोग जाएंगे और एक दूसरे की साइट्स को विजिट करेंगे। पेट्रा 2300 साल पुराना शहर है, रॉक्स के अंदर बना हुआ, और वो यूनेस्को साइट भी है एलोरा की तरह, और ख़ास बात यह है कि वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उसका शुमार होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री और किंग अब्दुल्ला के बीच में जो बातचीत हुई है, ये उसका नतीजा निकल कर आया है, और दोनों नेताओं ने इस बात पर अग्री किया है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है जो $2.8 बिलियन है, यानी कि 2.8 अरब, उसको हम $5 बिलियन तक हम लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है कल प्रधानमंत्री और किंग अब्दुल्ला सेकंड के बीच में, और आपने बताया दर्शकों को कि प्राइम मिनिस्टर को होस्ट भी किया है डिनर पे, और आज 8 बजे यहाँ पर लोकल टाइम एक MEA की प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा 9 बजे यहाँ पर जो लोकल टाइम है उसके मुताबिक यहाँ पर एक बिजनेस फोरम की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें किंग अब्दुल्ला सेकंड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शामिल रहेंगे। जी विशाल, आज जो बिजनेस समिट होने वाली है उसमें अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो और कौन कौन से क्षेत्र जुड़ सकते हैं जिनमें भारत और जॉर्डन दोनों ही देश मिलकर के आगे भविष्य की रेखा को रेखांकित करेंगे, और इसके साथ मिलकर ये जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं और भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं दोनों देशों के बीच में, तो जो हमारे ऑलरेडी जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेडिंग के इश्यूज हैं, ख़ास तौर से फर्टिलाइज़र उर्वरकों की आपने बात की। जॉर्डन हमारा सबसे बड़ा, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अब यहाँ से फर्टिलाइज़र्स को। उसके अलावा डिजिटल पेमेंट को लेकर बात और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इंडियंस यहाँ करीब 18,000 हैं, और ख़ास तौर से गारमेंट्स के अंदर इंडियंस का काफ़ी अच्छा खासा निवेश है। $500 मिलियन का 15 बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर जॉर्डन के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर फील्ड्स है उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एक है, और जब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स की, तो फूड सिक्योरिटी तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हम सब जानते हैं कि भारत कितनी तेज़ी से ग्रीन एनर्जी के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर आज और आगे बात बढ़ सकती है, और इसलिए बिजनेस लीडर्स की इस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किंग अब्दुल्ला सेकंड का मौजूद होना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल नजर रहेगी कि कैसे अब जब दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है जिसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और कूटनीतिक संबंध भी और मजबूत होते जा रहे हैं, ऐसे में आर्थिक संबंधों को और कैसे गति मिलेगी, आज के जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता है उससे ये बात साफ हो जाएगी। फिलहाल विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते अगली खबर का, आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इजराइल का दौरा करने वाले हैं, जहां वो अपने इजरायली समकक्ष विदेश मंत्री गिडियन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इन बैठकों में भारत इजराइल संबंधों के विभिन्न पहलुओं, आपसी हितों के मुद्दों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होने की संभावना है। अबू धाबी में अपने कार्यक्रमों के बाद विदेश मंत्री भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के उद्देश्य से इजराइल के अपने समकक्ष गिडियन सार के साथ बातचीत करने के लिए इजराइल जाएंगे। ये यात्रा 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के बाद हो रही है। तो आज इजराइल दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जहां अपने समकक्ष से उनसे मुलाकात होने वाली है, और ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उससे दोनों देशों के जो संबंध हैं उसको कैसे मजबूती मिलेगी, इसलिए आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इजराइल यात्रा की शुरुआत होगी। बढ़ते आगे संसद के शीतकालीन सत्र की बात कर लेते हैं अब, और आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से जो विधायी कार्य है वो सूचीबद्ध है। सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में आज 3 प्रमुख विधेयक सूचीबद्ध है, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वायत्तता, गुणवत्ता और मानकों को मजबूत करना है।
वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन के पटल पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक पेश करेंगे, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी का देने का प्रावधान है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 भी पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा की बात कर लेते तो राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी और इस चर्चा की शुरुआत बीते सप्ताह हुई थी। चर्चा के दौरान अब तक कई सांसद अपनी बात रख चुके हैं। राज्यसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश होने वाली है। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और यह आखिरी सप्ताह है संसद के शीतकालीन सत्र का। ऐसे में कई बड़े विधेयक आज दोनों ही सदनों में पेश करने के लिए रखे जाएंगे। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी, जहां प्रश्नकाल से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है, जहां ग्रामीण विकास से लेकर बीमा तक कई अहम विधेयक लोकसभा में आज पेश और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम राज्यसभा की बात की जाए तो वहां पर चुनाव सुधार को लेकर के जिस तरह से चर्चा चल रही है उसे भी आज आगे बढ़ाया जाएगा। राज्यसभा के लिए आज प्रश्नकाल भी रहेगा, शून्यकाल भी रहेगा, जिसमें तमाम सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या या फिर विषय सदन में रखेंगे। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या फिर वित्तीय क्षेत्र हो, आज के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये दिन। देखिए, आज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा की बात करें तो लोकसभा में भारतीय शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को जो है जेपीसी में भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है सदन के आगे प्रस्ताव रखेंगे। और अगर इस शिक्षा विधेयक की बात की जाए तो AICTE और जो तमाम UGC अलावा जो तमाम एजेंसी हैं उनको मिलाकर एक एजेंसी बनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा में अमूल बदलाव आए। और जो कमियां हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज हैं तो अलग अलग दिक्कतें आती हैं, अलग अलग संस्थानों के साथ दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब एक संस्थान बना दी जाएगी और इसके 3 परिषद बना दिए जाएंगे, इन 3 परिषदों का काम होगा कि जो उच्च शिक्षा है उसमें जो सुधार है वो व्यापक तौर पर किया जाए और काम में तेजी लाई जाए। तो एक तो ये महत्वपूर्ण विधेयक आज हमें देखने को मिलेगा, जिसको जेपीसी में भेजे जाने का प्रस्ताव जो है वो सामने आएगा। इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो ग्रामीण आजीविका एवं रोजगार विधेयक को जो है प्रस्तुत करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि जो मनरेगा में नीतिगत खामियां हमें कुछ दिनों में देखने को मिली थी, ये बिल कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रख के लाया गया है। सबसे बड़ी बात है क्षेत्र हैं जिनकी जो जनप्रतिनिधियां जिनकी आवाज उठाएंगे और इससे जुड़े विधेयक आज पेश और पारित करने के लिए रखा जाएगा, जिसमें बीमा विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उससे जुड़े कई कानून थे जो अब पुराने हो गए हैं। तो अब कैसे बीमा कानून को आधुनिक बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, इसी उद्देश्य के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीमा कानून में जो संशोधन है उसको लेकर आएंगी। फिलहाल निशान, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसी को पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने खुली बहस के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणियों पर भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहने का आरोप लगाया। हरीश पार्वतनेनी ने कहा है कि पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान की मदद से हुए आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों की जान गई है, जिनमें सबसे हालिया इसी वर्ष अप्रैल में हुआ पहलगाम आतंकी हमला था। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं की थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने इसी के तहत जल संधि रोकने की घोषणा की थी और ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बना हुआ है और वह सीमा पार और साथ ही आतंकवाद के सभी दूसरे रूप सख्ती के साथ हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देता। In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. और अब बात एसआईआर की। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जा रही है। ये सूची अस्थायी होती है ताकि इसमें मौजूद गलतियों को सुधारा जा सके और केवल योग्य मतदाताओं के नाम ही अंतिम सूची में शामिल हों। इन सूचियों की हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएगी, जिससे वो गलत नामों पर आपत्ति दर्ज कर सकें। साथ ही आम लोगों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट्स पर भी अपलोड किया जाएगा। इन सूचियों के साथ मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी सार्वजनिक की जाएंगी। इससे ये साफ हो सकेगा कि किन कारणों से किसी नाम को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। तो 5 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज है। आपको बता दें कि कई राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव आयोग इस एसआईआर प्रक्रिया को आयोजित कर रहा है और राजनीतिक दलों को आज जो है वो हार्ड कॉपी इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सौंपी जाएगी। निर्धारित समय में राजनीतिक दल इसको लेकर के दावे और आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट वोटर के नाम इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत हटाए गए हैं। बंगाल में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है ये आपको बता दें कि 81,000 बीएलओ इसको लेकर के ऐप पर मसौदा सूची अपलोड करेंगे। हटाए गए वोटर्स में 23 लाख से ज़्यादा मृत पाए गए हैं। 18 लाख से अधिक नाम ऐसे हैं जो स्थानांतरित मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 7 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पते पर नहीं मिले हैं, जिन्हें नहीं पाया गया है। 81,000 बीएलओ के ऐप पर मसौदा सूची अपलोड की जाएगी। और इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर बंगाल की बात की जाए तो एसआईआर प्रक्रिया जो है लगातार गरमाई हुई है और एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों में भी खींचातान लगातार जारी है। ऐसे में अगर आज की बात की जाए, जो ड्राफ्ट कॉपी है जो सौंपी जानी है राजनीतिक दलों को और उसके बाद आपत्ति है या उसमें कोई खामियां आए तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ऐसे में बंगाल को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दलों से इस पर आ रही हैं अभी?
देखिए, आज जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा फाइनली, उससे पहले हमने सीईओ ऑफिस से जानकारी मिला कि ये बात तो तय है कि 7,66,37,529 वोटर में से 58,20,898 898 इतने जो वोटर्स हैं वो वोटर्स नहीं रहेंगे। और यही वो तालिका है जिसमें एएसडीडी जिसको कहते हैं कि लापता है, जो शिफ्टेड है, जो डेथ है, जो डुप्लीकेट है, वो है। इसके अलावा 1,66,00,000 ऐसे भी वोटर्स है जिनके ऊपर वो 7 जो कैटेगरी है, 7 कैटेगरी में उसका जांच हो रहा है, तो उससे कितना आता है वो भी देखना पड़ेगा। 30 लाख से ज़्यादा ये जो अनमैप्ड है, जिनका 2002 से कोई मैच नहीं हो पाया, जो मैच नहीं कर पाए, ऐसे 30 लाख का हियरिंग है। तो वो सब मिला के कितना फिगर होता है अल्टीमेटली उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन अभी आज का जो छवि है वो जो राजनीतिक दल जो राज्य स्तर पे है उनको हार्ड डिस्क दिया गया है, और जो जिला स्तर में है उनको हार्ड कॉपीज 2 कॉपी करके मिलेगा। तो आज हर बूथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो देखने में उनका जो वो अपना गणित करने में व्यस्त होंगे कि किसका जो नाम कटा उसको किसके वोट बैंक पे कितना प्रहार हुआ, वो देखेंगे वो लोग। और उसके चलते अभी से जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष तो कहने शुरू कर दिए बोलना शुरू कर दिया है कि को लगता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। और उधर से विपक्ष का कहना है जो अब तक जो फेक वोटर्स थे, जो मृत वोटर्स थे, उनके नाम पे चलते जैसे जैसे वोट ईवीएम में फायदा उठाता था सत्ता पक्ष, वैसा अब नहीं चलेगा। अब आगे चल के देखना पड़ेगा कि फाइनली क्या रिएक्शंस आता है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ऑलरेडी कह चुकी हैं कि अगर वोटर्स का नाम कटा तो वो धरने पर बैठ जाएगी। तो फाइनली ये जो वोटर्स है नाम कटता है, उससे सत्ता पक्ष कितना खुश है, सत्ता पक्ष का रिएक्ट क्या है, उस पर नजर रहेगी। जी सौरभ, राजनीति की आपने बात की कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया जब से पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, अलग अलग तरह से इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, हम लगातार देख भी रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब हम आम मतदाताओं की अगर बात करें तो आम मतदाताओं ने तो बड़े पैमाने पर इसमें सहभागिता दर्ज कराई होगी। देखिए, आम मतदाताओं की तरफ से अभी तक एसआईआर को लेकर नाराजगी सामने नहीं आया। जो सत्ता पक्ष का कहना है कि जितना नाराजगी उनके अंदर है, उनके समर्थकों के अंदर है, उसका रिफ्लेक्शन आम जो वोटर्स है उनके जरिए अभी तक सामने नहीं आया। तो आज जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, जब वो अपनी आंखों से देखेंगे बीएलओ के जरिए या फिर वीडियो ऑफिस पे या फिर जिला शासक जो है उनके ऑफिस से जब वो देखेंगे, फिर उनका क्या रिएक्शंस होता है उस पर भी नजर रहेगा। क्योंकि अलग अलग जिले से कैसे कैसे आते हैं। क्योंकि कल सीईओ एक बात पूछ रहे थे कि ऐसा कोई केस सामने आया है कि जो कह रहे हैं कि वो मृत वोटर में उनका नाम है लेकिन असल में वो अभी जीवित है, कुछ डिस्क्रिपेंसी ऐसा आ रहा है। तो अभी तक तो नहीं आया। तो उस पर भी कमीशन नजर रखी है कि जो उनके पास जो डेटा फाइनली बीएलओ के जरिए आया है, आखिर में उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वो देख रहे हैं। वो इस पे भी उनका नजर है। संध्या जी, तमाम जानकारियों के साथ सौरभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना होगा कि अब जब ड्राफ्ट लिस्ट आती है तो उसके बाद किस तरीके की राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं यहाँ आनी शुरू होती हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की बात की जाए तो उसकी चार्जशीट एनआईए ने जम्मू की एक अदालत में दाखिल कर दी है। क्या है इस चार्जशीट में, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 1597 पन्नों की ये चार्जशीट है। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तानी साजिश का इसमें खुलासा हुआ है और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ का नाम, सहायक सबूतों का पूरा ब्यौरा इस चार्जशीट में दिया गया है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि पहलगाम पर जो एनआईए की चार्जशीट आई है, 1500 पन्नों से ज्यादा की इस चार्जशीट में आतंकी संगठन लश्कर और टीआरएफ का नाम है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी सबूत पहलगाम में इन जो संगठन हैं, आतंकी संगठन, उसका पूरा ब्यौरा इस 1500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में दिया गया है। कुल 7 आरोपियों का नाम इस चार्जशीट में शामिल है। पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट का नाम, आतंकी फैजल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह का नाम,
इस चार्जशीट में शामिल है। तो पहलगाम पर एनआईए ने अपनी चार्जशीट जो दाखिल की है उसमें ये तमाम बिंदु आपको बताएं, जिसमें आतंकी हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान का नाम शामिल किया गया है। उसके अलावा आतंकी हमजा अफगानी का नाम भी इस चार्जशीट में शामिल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो आतंकियों के नाम शामिल किए गए हैं, इसमें इसके साथ साथ आतंकियों को पनाह देने वालों का भी नाम इस चार्जशीट में शामिल किया गया है और बीएनएस की धारा के तहत इसमें आरोप लगाए गए हैं। और आपको इसकी जानकारी दें चार्जशीट की, तो आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं और जिन प्रावधानों के तहत जो आरोप लगाए गए हैं उसमें 1959 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ साथ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी इस एनआईए की चार्जशीट में है। तो एनआईए ने गहन जांच की और जांच के बाद जो ये चार्जशीट दाखिल की है 1500 पेजों से ज्यादा की, उसमें कई आतंकियों के नाम, आतंकी संगठनों के नाम और कई आरोपियों के नाम इसमें दाखिल किए गए हैं और कई कानूनों के तहत जो है धाराएं भी इसमें शामिल की गई हैं। और इतना ही नहीं, पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए के चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भारत सरकार और एनआईए को धन्यवाद ज्ञापित किया है और कहा है कि आतंकी हमलों के खिलाफ पूरे देश को एक होना होगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वालों के लिए कड़ी सजा की भी मांग की है। सबसे पहले एनआईए और भारत सरकार को बहुत थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी इस चीज़ पे चार्जशीट तक बात आ गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या ऑपरेशन महादेव हुआ, आपने एक्शंस तुरंत लिए हैं, जिसके लिए जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको थैंक यू, जितने भी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनको थैंक यू और हमारी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू। पहला। दूसरी चीज़ ये कि चार्जशीट में दो ऐसे नाम, पहले ऐसा नाम उन 3-4 लोगों का है जो हिंदुस्तान में होके, भारतीय होके उन टेररिस्ट की मदद कर रहे थे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनको ऐसी सज़ा मिले, ऐसी इस तरीके की सज़ा मिले कि अगली बार कोई भारतीय किसी टेररिस्ट की हेल्प करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता श्रीनगर से शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, अभी दर्शकों को हमने बताया कि 1500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट एनआईए ने दाखिल की है। इसके बाद अगर हम आगे की प्रक्रिया की बात करें तो किस तरह से अब एनआईए इस पूरी कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जैसा ने सही बताया कि ये 1597 पन्नों का जो चार्जशीट है ये कल जम्मू में जो एनआईए कोर्ट है वहाँ पे एनआईए के अफसर ने वहाँ पे चार्जशीट फाइल की है और उसमें साफ तौर पर जो है जो कॉन्स्पिरेसी है जो पाकिस्तान में रचाई गई और जो साजिद जट है जो हैंडलर है एलईटी का लश्कर तैयबा का हैंडलर है और जो उसकी 3 यहाँ पे कश्मीर में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट है जिन्होंने ये जो टेररिस्ट एक्ट है पहलगाम में अप्रैल में अंजाम दिया, उन 3 टेररिस्ट को भी जुलाई में जो है ऑपरेशन महादेव में उनको हमारे सुरक्षा बलों ने उनको मार गिरा दिया। और इस पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है उसको एनआईए ने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो साइंटिफिक तरीकों से इन्वेस्टिगेशन हुई है और पूरी तरह से जो सारा जो कॉन्स्पिरेसी है, जो जिस तरह से टेररिस्ट ने ये कारनामा अंजाम दिया है उस सब की जांच हुई है और जाहिर तौर पर जो टेररिस्ट के सहयोगी थे यहाँ पे पहलगाम में 2 लोकल, उनको भी जो है पहले ही एनआईए ने अरेस्ट किया है और अब उनके खिलाफ भी जो है 6 लोग हैं। एक तो साजिद जाट है, 3 टेररिस्ट है और ये 2 लोकल उनका नाम है चार्जशीट में। इसके साथ है लश्कर तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट, उनका नाम इस साफ तौर से इस चार्जशीट में दिया गया है। और एनआईए जो है अब जो है इसके बाद इस में 5 जनवरी को फिर से एक हियरिंग होगी एनआईए कोर्ट में जम्मू में, जिसमें एनआईए की जो स्पेशल टीम है उन्होंने माना है कि इस हियरिंग के बाद पूरी तरह से वो जो कॉन्स्पिरेसी है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा और किस तरह से जो पाकिस्तान में टेररिस्ट है उनका नेटवर्क जो है उस पे पूरी तरह से अब जो है नेक्स्ट हियरिंग में जो एनआईए ने कल चार्ज में बताया है कि उसका पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। तो ये बता दूं कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको पूरी तरह से एनआईए ने पिछले 8 महीनों में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसका
पर्दाफाश किया है और साफ तौर पर पाकिस्तान पे ये जो है इस टेरर एक्ट का जो है उसको मुलजिम करार दिया गया है इस चार्जशीट में, क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, पाकिस्तान टेररिस्ट ने यहाँ पे अंजाम दिया है। और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिस साइंटिफिक तरीके से इन 8 महीनों में हर एक मुद्दे पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और इतना बड़ा चार्जशीट, पूरा हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है इस चार्जशीट में, किस तरह कॉन्स्पिरेसी रचाई गई, किस तरह से टेररिस्ट से यहाँ आए और उन्होंने, क्योंकि जब ऑपरेशन महादेव हुआ जिसमें 3 जो टेररिस्ट है जो साजिद जाट के जो यहाँ पे सहयोगी थे, जब वो मार गिराए गए वहाँ पे एक उनका कोई फोन बरामद हुआ था सिक्योरिटी एजेंसीज को, और उसके बाद जब वो NIA को दिया गया तो उनकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई वो बिल्कुल वो जो फोन इक्विपमेंट्स थे वो पाकिस्तान से लाए गए थे और वो एक अहम बिंदु है इस इन्वेस्टिगेशन का, जिसको NIA ने अपने इन्वेस्टिगेशन में इस सारी कॉन्स्पिरेसी को पर्दाफाश किया है इस कॉन्स्पिरेसी का। तो कुल मिला के ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी डेवलपमेंट है। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा प्रहार तो यहाँ है ही है, लेकिन आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं उसके खिलाफ भी यहाँ इस चार्जशीट में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। ऐसे में NIA की ये चार्जशीट साफ तौर पर दिखा रही है कि हर एंगल से जांच की गई है और जांच के बाद ये 1500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट को दाखिल किया गया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का जो इसमें खुलासा हुआ है वो किस तरीके से अब ये कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिलहाल शब्बीर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं आज के विजय दिवस की। जी हाँ, ये दिन भारत के पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 1971 के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। विजय दिवस पर राष्ट्र उन वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करता है जिनकी गाथाएं हर भारतीय को प्रेरित करती हैं और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि उनके साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को सदा गौरवान्वित किया है। उनकी वीरता और राष्ट्र प्रेम देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय सेना की स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की पहल भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आत्मनिर्भरता, सामरिक दृढ़ता और आधुनिक युद्ध शैली के प्रभावी उपयोग का परिचय दिया है, जो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं सभी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद। आज विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि विजय दिवस पर हम उन वीर सैनिकों को याद करते हैं जिनके साहस और बलिदान ने 1971 में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई। उनके दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमारे इतिहास में गौरव का एक क्षण अंकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह दिन उनकी वीरता को सलाम और उनके अद्वितीय साहस की याद दिलाता है। उनकी वीरता भारतीय पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और भारतीय पराक्रम की बात करते हैं। आपको बता दें कि कोच्चि में आज भारतीय नौसेना को एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो चुनौतीपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में मिशन को और अधिक सटीकता से पूरा करेगा। इसका नाम है DSC-820, जो मेक इन इंडिया पहल का महत्वपूर्ण उदाहरण है और 5 क्राफ्ट की श्रृंखला का पहला जहाज है। और DSC-820 की और विशेषताओं के बारे में बताएं तो इसका शामिल होना नौसेना की बेड़े के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके माध्यम से भारतीय नौसेना की गोताखोरी और जल के भीतर सहायता क्षमताओं में उल्लेखनीय तेजी आएगी और इसको तटीय जल क्षेत्र में कई प्रकार के गोताखोरी और जलीय अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
ये पोत उन्नत और अत्याधुनिक गोताखोरी प्रणालियों से सुसज्जित है। इस पोत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की गोताखोरी सहायता के साथ ही जल के भीतर निरीक्षण, बचाव अभियान और तटीय क्षेत्रों में परिचालन तैनाती की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो नौसेना की आज और ताकत बढ़ने वाली है DSC A20 से, जिसको कोच्चि में तैनात किया जाएगा, जहां यह दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन अपनी परिचालन भूमिका निभाएगा। तो नौसेना के लिए आज एक बड़ा दिन, एक के बाद एक जिस तरीके से नौसेना की ताकत बढ़ रही है, ऐसे में दुश्मन के जो इरादे हैं वो पस्त होंगे और दुश्मन अगर हमारे समुद्र में आने का भी या फिर देखने का भी प्रयास करता है तो दुश्मनों के जो इरादे हैं उसको निस्तेनाबूद करने के लिए हमारी नौसेना तत्पर तैयार है। बिल्कुल, और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत। वक्त आ चला है समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और दिलचस्प खबरों को जानने का। संध्या। बिल्कुल भावना, तो अपने दर्शकों को हम रूबरू करा देते हैं कई महत्वपूर्ण और रोचक अंदाज में आज प्रकाशित हुई खबरों से। पहली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कभी आपने कल्पना की है कि आप हवा में कुछ टाइप करें और वो वर्ड्स प्रकाशित हो जाएं? हाँ, तो ऐसी तकनीक भी अब इजाद की गई है। हवा में लिखते ही स्क्रीन पर उभर आएंगे अक्षर। आपको बताएं कि IIIT के वैज्ञानिकों ने विकसित की है एयर राइटिंग तकनीक, जो सेंसर युक्त कैमरे, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर से आपकी उंगली की हरकत को पहचानेंगे और उसके माध्यम से डिजिटल टेक्स्ट तैयार करेंगे। IIIT के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर मोहम्मद जावेद बता रहे हैं और इसके साथ साथ जो जुड़े हुए शोध छात्र हैं वो बता रहे हैं कि विकसित ये जो तकनीक है इसमें सेंसर, कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त डीप लर्निंग पर ये आधारित तकनीक है और इसके साथ साथ उंगली की हलचल को ये पहचानेंगी और उसके बाद डिजिटल टेक्स्ट में इसे बदल दिया जाएगा। ये जो तकनीक है इसे अब पेटेंट दिलाने की भी तैयारी में शोधकर्ता जुट गए हैं। आपको बताएं कि ये सोच कहां से डेवलप हुई, तो कोविड की चुनौती से ये नवाचार की सोच जन्मी, जिसे अब बदल दिया गया है इस तकनीक के रूप में। और अगली खबर जो प्रकाशित हुई है वो दैनिक जागरण के अखबार में प्रकाशित हुई है और आपकी काम की खबर है। जब आप पहले इंश्योरेंस लिया करते थे तब आपको क्या बताया जाता था कि जिस इंश्योरेंस एजेंट ने आपको वो इंश्योरेंस दिलाई, आखिरकार उसे कमीशन कितनी मिली? ये ब्रेकडाउन क्या आपको बिल में मिलता था? नहीं, लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसा बिल पेश करने वाली हैं जो बीमा संशोधन विधेयक 2025 है, जिसमें ये सब प्रावधान होंगे कि जो ब्रेकडाउन होना चाहिए, यानी कमीशन में
कमीशन जो कराई जिस एजेंट ने, उसको कितनी फीस मिली ये भी अब आपको पता चलेगा, क्योंकि बिल में ये पारदर्शिता जोड़ी गई है कि जो एजेंट को फीस दी जाती है वो कितनी दी जाती है, ये जानकारी ग्राहक को मिलनी जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दें इस बिल का नाम सबका बीमा सबकी सुरक्षा बीमा संशोधन बिल 2025 है, जिसको लोकसभा में आज कहा जा रहा है कि वो सूचीबद्ध किया गया है। और LIC को विस्तार करने के लिए अब सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं है। LIC और IRDAI को और पावर्स मिलने वाली है। साथ ही FDI, जो इंश्योरेंस में FDI पहले 74% होता था, अब उसको पूरा 100% करने का भी प्रावधान इस नए बिल में जोड़ा जा रहा है। और अगली खबर आपको प्रवासी पक्षियों से जुड़ी हुई बता देते हैं, क्योंकि तापमान में जो देरी से गिरावट आ रही है उसकी वजह से प्रवासी पक्षियों की जो संख्या है वो कम हो सकती है, ये बताया जा रहा है। दिल्ली से कालिंदी कुंज के रास्ते जब आप गुजरते हैं तो यमुना का पुल पार करते ही पक्षियों का कलरव आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगता होगा, लेकिन इस मर्तबा पक्षियों की जो चहचहाहट है वो कम हो सकती है, ये संभावना बताई गई है। वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि इस बार तापमान में गिरावट देरी से आई है और इसी वजह से फिलहाल प्रवासी पक्षियों की संख्या कम है। आने वाले दिनों में इनमें कितना इजाफा होगा ये तापमान के गिरावट पर भी निर्भर करेगा। और जो अगली खबर है, ये खबर नहीं, आप इस तस्वीर को देखिए जो अखबार में प्रकाशित की गई है। और क्योंकि दिसंबर का महीना है और आधा महीना पहले ही बीत चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है क्रिसमस का, ऐसे में दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है और कई अनेक ऐसी चीज़ें या फिर कहीं तस्वीरें सामने आती हैं जो आकर्षित करती है। और यही उनमें से एक तस्वीर है। ये तस्वीर है एक स्नोमैन की और इसको कैप्शन दिया गया है कि बर्फ का सल्तनत का मुस्कुराता बादशाह। जी हाँ, चीन के हार्बिन में कुंडली म्यूजिक पार्क की ठंडी हवाओं के बीच एक विशाल स्नोमैन आपको दिखेगा जिसको तैयार किया गया है। और आपको इस स्नोमैन के बारे में बताया तो सिर पर लाल टोपी और गले में मफलर लपेटे ये इसकी मुस्कान कड़ाके की ठंड में देखने वाली है और ये खासकर पर्यटकों को भी बहुत लुभा रहा है। तो क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और ऐसे में नई नई तस्वीरें लगातार हर रोज अखबार के अलग अलग पन्नों में प्रकाशित होती है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नया सवेरा में। इसी के साथ अगर समाचार पत्रों की बात करें तो आज कुछ ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें आज अलग अलग अखबारों के विभिन्न पेजों में प्रकाशित किया गया है। और अब बढ़ जाते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं तकनीक की दुनिया में। जी हाँ, नजर डाल लेते हैं टेकटॉक पर। भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। CDAC ने देश का पूरी तरह स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च कर दिया है। CDAC ने इसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। ध्रुव 64 भारत में ही बनाया गया प्रोसेसर है जिसे सरकारी और निजी दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तेज, भरोसेमंद और एक साथ कई काम करने में सक्षम है। और ध्रुव 64 भारत का जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है उसकी और विशेषताएं आपको बताएं तो इसे इस तरह तैयार किया गया है कि ये अलग अलग हार्डवेयर के साथ आसानी से काम कर सकेगा। ये प्रोसेसर की और आपको बातें बताएं तो 5G नेटवर्क, गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, फैक्ट्रियों की मशीनों और साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे भारत को विदेशों से प्रोसेसर मंगवाने पर निर्भरता कम होगी और मदद मिलेगी। भारत दुनिया में बनने वाले करीब 20% माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है और ऐसे में ध्रुव 64 देश के स्टार्टअप्स, कॉलेजेस और उद्योगों को एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म देगा जिस पर वो कम खर्च में नए प्रोडक्ट बनाएंगे और जांच सकेंगे। इसके साथ ध्रुव 64 भारत में पहले से ही दुनिया के करीब 20% डिजाइनर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें ध्रुव 64 से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कुशल लोगों की संख्या अब और बढ़ने वाली है, यानी कि रोजगार सृजन बढ़ेगा, नौकरियां खुलेंगी और ध्रुव 64 की सफलता से आने वाले धनुष और धनुष प्लस नाम के नए प्रोसेसरों के विकास को भी तेजी मिलेगी, जिन पर फिलहाल इस समय काम चल रहा है। तो ध्रुव तारा तो आप जानते हैं, लेकिन ध्रुव 64 की क्या कुछ खासियत है वो भी हमने आपको बताई टेकटॉक के जरिए। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरों को जानने के लिए हमारे खास सेगमेंट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी 4 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौता अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। उनका यह बयान बर्लिन में
यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद आया है। सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार के दौरान हुए सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कैबिनेट मीटिंग में सख्त गन कानून का प्रस्ताव रखा और कहा कि सख्त गन कानूनों की जरूरत है जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास कितने फायर आर्म्स हो सकते हैं इसकी लिमिट भी शामिल है। पाकिस्तान के कराची और आसपास के इलाकों में देर रात तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 5.2 थी। भूकंप का केंद्र कराची से 87 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 12 किलोमीटर की गहराई पर आ। भूकंप की वजह से कराची के किसी भी हिस्से से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मध्य मैक्सिको के सैन मार्टिनो एंटिको में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। विमान में 10 लोग सवार थे। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। देश की बेरोजगारी दर में कमी आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार नवंबर में कुल बेरोजगारी दर घटकर 4.7% रह गई है। यह अप्रैल 2025 के बाद से दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी ने योनो 2.0 लॉन्च किया है। ग्राहकों को कम लागत में डिजिटल बैंकिंग सुविधा मिलेगी। भारत के स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम ऐप ने गर्व से स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश के सबसे बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म स्पर्श पर अब तक 31.69 लाख से ज्यादा रक्षा पेंशन भोगी रजिस्टर हुए हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े पेंशन भोगी को समय पर पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखी गई थी स्पर्श पोर्टल की नींव। टाटा समूह उत्तर प्रदेश में ईवी उत्पादन को विस्तार देने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। और आइए आप खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन आज यानी कि 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित होगा। 350 के करीब खिलाड़ी शामिल होंगे और 10 टीमें कुल 77 स्लॉट भरने की इसमें कोशिश करेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपए की राशि है जिससे वे बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं। साथ ही आपको बताएं भारतीय क्रिकेट टीम को लगा झटका। टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल बीमारी के चलते T20 सीरीज से बाहर हुए। उनकी जगह शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 2-1 से आगे है। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट बुधवार से एडिलेड के मैदान पर होगा शुरू। इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-2 से पीछे। तीसरे टेस्ट में भी नहीं दिखेंगे उस्मान ख्वाजा। हालांकि पैट कमिंस और नाथन ब्लॉन की हुई वापसी। जोश इंग्लिश अपनी जगह पर बरकरार। नंबर 7 पर करेंगे बल्लेबाजी। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा बनी नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। महिला विश्व कप के फाइनल में खेली थी शानदार पारी। लद्दाख के कारगिल में कपिला पशुम आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के शौकीनों के लिए एक बड़े आकर्षण के तौर पर उभरा। लोगों के बीच तेजी से हो रहा है लोकप्रिय। और खबरों में हमने ये तो जान लिया कि खेल जगत में क्या हो रहा है, लेकिन आपके शहर के मौसम का हाल कैसा है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आपके शहर के मौसम का हाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जरिए।
और आपने जाना मौसम का हाल। इसके साथ ही नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले कुछ खास झलकियों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। उड़ीसा में धनु संक्रांति का उत्सव चल रहा है। नया सवेरा में आज आप इन झलकियों का आनंद लीजिए और ये उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है। यहाँ भक्तों ने जगन्नाथ मंदिर में भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है। आप भी इस मंगल की सुबह अपने आराध्य पे याद कीजिए। ये मंगल की सुबह आपके लिए शुभ हो और आपका दिन भी ऐसे ही मंगल में बीते, इसी शुभकामना के साथ मुझे संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।